हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के ऊपर। ये नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, मगर ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं है। चीज़ों को अगर हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस एक बहुत आसान प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमारी जो होती है वो शुगर का ब्रेकडाउन करती है या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, और वो कंपोनेंट्स फर्दर जाके धीरे 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 क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीएस सिस्टम, ये इनके थ्रू होता हुआ हमारी एनर्जी की फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारा एटीपी और एनएडीपीएच होता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का एक पहला स्टेप है जिसके अंदर हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब हम अपनी जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है ग्लाइकोलिसिस की, उसके ऊपर चलते हैं। देखो, ग्लाइकोलिसिस को यहाँ पर डिफाइन किया है एनसीईआरटी में। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस। ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस से आया है। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि जो शुगर है उस शुगर की स्प्लिटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अगर उस शुगर की हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। शुगर हमारी ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकती है, सुक्रोज के फॉर्म में हो सकती है, जिस भी फॉर्म में होगी उसको हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से चेंज करके उसकी स्प्लिटिंग करेंगे। अब ये जो स्कीम है ग्लाइकोलिसिस की वो दी गई थी 3 साइंटिस्ट के द्वारा। पहले थे हमारे गुस्टफ एम्बेडेन, दूसरे थे हमारे ऑटो मेयरहॉफ और तीसरे थे हमारे जे पार्नस। इनके नाम पर हम ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की सिर्फ एक इकलौती प्रोसेस होती है एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो ग्लाइकोलिसिस है वो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर अकेली ही रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है जो इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता तो वो फर्दर क्रेब्स साइकिल और ईटीएस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस एकमात्र प्रोसेस है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एक सेल होता है, तो उस सेल के अंदर इसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और जो बाकी का 90% पोर्शन है ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ये बात आप लोग जानते हो कि ये साइटोप्लाज्म होता है। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारा ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होता है। इससे हमको एक अच्छी चीज़ जानने को मिलती है कि देखो, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, यानी कि उनके पास कोई सेलुलर मॉडिफिकेशन नहीं होती, बहुत सिंपल होते हैं ये। तो इन सिंपल ऑर्गेनिज्म के पास सेल होता है और ऑब्वियस सी बात है अगर सेल है तो इनके पास साइटोप्लाज्म भी होगा। तो साइटोप्लाज्म होने की वजह से ही ये जो ग्लाइकोलिसिस है इनके अंदर हो पाता है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि सेल अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म के पास है तो ऑब्वियस सी बात है कि साइटोप्लाज्म भी उनके पास होगा। तो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यही नहीं कि एनारोबिक से लेके जितने भी कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक, सबके अंदर हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करके एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सारे ग्लाइकोलिसिस को करवाते हैं अपने सेल के अंदर। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। जो हमारा ग्लूकोज होता है इस रिएक्शन के अंदर वो ऑक्सीडेशन में चला जाता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन में, और इसी ग्लूकोज से हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। और इसमें भी इस पूरी प्रोसेस के दौरान टोटल 10 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, और इन्हीं 10 स्टेप में कहीं कहीं एनर्जी यूटिलाइज भी होती है और कहीं कहीं एनर्जी जनरेट भी होती है। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज से आता है या फिर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट से आता है। ठीक है,
सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। अब जो सुक्रोज है वो हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। और इस काम में हमारी जो एंजाइम है वो काम करती है, ये दो हमारे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। पहला हमारा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज और दूसरा हमारा है फ्रुक्टोज। इन दो मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाती है और इसमें यहाँ पर एंजाइम यूज होती है इन्वर्टेज। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में यहाँ पर टूटता है हमारा सुक्रोज। ठीक है, दिस टू मोनोसैकेराइड इजिली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। और ये जो दो मोनोसैकेराइड बने हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये आगे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर करते हैं और अपना रिडक्शन कराते हैं अलग अलग कंपाउंड में, जो अभी हम देखेंगे। अब ये जो सुक्रोज था, सुक्रोज को कन्वर्ट होने के लिए हम यहाँ पे याद रखना है कि जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो लगी, यानी कि सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम का यूज़ हुआ। ये स्टेप में हमें इस एंजाइम का नाम याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अपने पेज पे। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है ये आपकी दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की बुक में जो आपका चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट, उसमें सबसे पहली प्रोसेस यही है। और ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको देख के बच्चे बहुत पहले घबरा जाते हैं, तो इसको देख के घबराना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर ये नाम इतने भयानक से क्यों लिखे हुए हैं और हर जगह किस एंजाइम का यूज़ हो रहा है, आखिर ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है अलग अलग चीज़ों में। तो पीछे अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि जो सुक्रोज है वो सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इधर फर्दर फ्रुक्टोज में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है ये दोनों चलते रहते हैं हमारे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली हमको ग्लूकोज का पढ़ना है क्योंकि ग्लूकोज हमारा मेन होता है। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस काम को कराने के लिए हमारी एंजाइम यूज होती है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अगले स्टेप में अगर हम देखें तो हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इस काम में जो हमारी एंजाइम यूज़ होती है उसको हम कहते हैं फोस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। क्या बोलते हैं उसको? फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज। इन एंजाइम के जो नाम हैं वो भी इन्हीं के ऊपर रखे गए हैं कि ये किस सबस्ट्रेट को दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर रही है, उसी के बेसिस पे ही इनका नाम भी रखा गया है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुई, यहाँ पर एक हमारा एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एटीपी हमारा एडीपी में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमारा एक एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पर यूटिलाइज हो गया इस जगह। कोई दिक्कत है? नहीं। अब होता यह है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इस काम में एंजाइम यूज होती है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। क्योंकि यहाँ पे फ्रुक्टोज था तो इसी के हिसाब से इस एंजाइम का नाम रखा गया है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, क्योंकि ये फ्रुक्टोज को रिड्यूस करा रहा है। और इस काम में भी यहाँ पर दूसरा स्टेप है यह जहाँ पे हमारी एटीपी यूज होती है। तो एक एटीपी हमारी यहाँ यूज हुई और एक एटीपी हमारी यहाँ यूज हुई। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये दो तरीके से कन्वर्ट होता है। पहला होता है GLAP और DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसका नाम होता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये इसका नाम होता है, जिसको हम DHAP से भी डिनोट करते हैं। और जब ये DHAP ट्रियोस फॉस्फेट आइसोमेरेज से GLAP से में भी कन्वर्ट हो सकता है और इसका फुल नाम होता है, ये जो हमारा GLAP है इसका नाम हमारा होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो आपकी NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रियोस फॉस्फेट, ये भी आपकी NCERT में लिखा हुआ है।
ये इसके दो नाम होते हैं, ठीक है। अब ये जो GLAP है ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 ट्रियोस बिस फोस्फेट, जो आपकी NCERT में लिखा हुआ है। ये इसका नाम है NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें ये कन्वर्ट होता है और इस समय पे यहाँ पर NAD पॉजिटिव और 2PI जब इसमें ऐड होता है यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये NADH का फॉर्मेशन कर देता है। अब हमारा जब 1,3 बिस फॉस्फेट या फिर 2 ट्रियोस बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है हमारा 3 फोस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि NCERT में ये सब नाम नहीं है इसलिए मैंने इस फिगर को बनाया है अपने से, क्योंकि NCERT में ये एंजाइम्स के नाम नहीं है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के जितने भी स्टेप में इसके अलग अलग कंपाउंड्स हैं उन सबके नाम दे रखे हैं, बट एंजाइम के नाम नहीं है कि कहाँ पे कौन सी एंजाइम यूज़ हो रही है, ठीक है। GLAP हाइड्रोजनेस ये एंजाइम यहाँ पर यूज़ होती है जब GLAP 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। तो GLAP की फुल फॉर्म है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजनेस, ठीक है। ये अब कन्वर्ट हो चुका है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं, और या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2 ट्रियोस फॉस्फेट। क्या क्या बोल सकते हैं? 2 ट्रियोस फॉस्फेट, जो आपकी NCERT में लिखा हुआ है। और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है। ये हमारा तीसरा स्टेप जहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज हुई, और ये हमारा चौथा स्टेप जहाँ पर एनर्जी बनी। तो एक तीसरे स्टेप में एनर्जी बन गई और एक चौथे स्टेप में एनर्जी बन गई। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से ये कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, जिसको हम, और इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पर। कितने बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। उसके बाद इनोलेस और 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम का यूज़ होता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर इनोलेज एंजाइम का यूज़ होता है, इसको आपको याद रखना है। और फाइनली जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारा तैयार हो जाता है तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम इसको तोड़ देती है पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में, या फिर पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में, ठीक है, जो कि हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है। और यहाँ पर भी हमारी ये 5वीं जगह है जहाँ पे हमारी ATP बनती है। और यहाँ पर सिर्फ हमारी ATP लॉस हुई, पहले स्टेप में यहाँ पर भी लॉस हुई, मगर यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी और यहाँ पे बनी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज का, जिसको हम शुरू में पढ़ रहे थे, उसका ब्रेकडाउन अब हो चुका है पायरुविक एसिड के अंदर। अब हम पढ़ चलते हैं अगले स्टेप में, फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोडक्ट। ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट तो बन गया, अब इसका फेट क्या है, यानी कि इसका होगा क्या अब। तो इस प्रोडक्ट को अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से डील करते हैं। जैसे इस पायरुविक एसिड को अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से डील करते हैं। जैसे अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो ये फर्दर चला जाएगा हमारे क्रेब्स साइकिल के अंदर। किसके अंदर चला जाएगा? ये क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद फिर ये आगे जाके ETS में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है हमारे एरोबिक के अंदर। और अगर हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में चला गया तो हमारे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और तीसरे तरीके से ये कहाँ यूज़ हो सकता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, ठीक है। तो ये 2 जगह फर्मेंटेशन में यूज़ हो सकता है जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में होती है, और एक जगह जहाँ एरोबिक होती है वो हायर ऑर्गेनिज्म में यूज़ हो सकता है, जहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा और फिर क्रेब्स साइकिल से ETS में जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। अगले स्टेप को समझाने से पहले आपको मैं सीधा एक NCERT का ये दिखाऊंगा। इसमें देखिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस को अच्छे से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इन फर्मेंटेशन से बाय हीस्ट the incomplete oxidation of glucose is achieved during anaerobic condition by the set of reaction where the pyruvic acid is converted into CO2 and ethanol। यहाँ पर क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल या CO2 में, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस एरोबिक एनाएरोबिक कंडीशन में ही होती है। ठीक है। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज दिस रिएक्शन। ये दो एंजाइम्स होती हैं हमारी। पहली एंजाइम जो है वो हमारी है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरी एंजाइम हमारी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारी क्या करती हैं, कैटलाइज करती है इस रिएक्शन को, जिससे हमारा जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल के अंदर। ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे सम बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं पायरुविक एसिड से, और यहाँ पर जब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है तो यहाँ पर हमारी एक एंजाइम यूज होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको आपको पता होना चाहिए एंजाइम के नाम, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस एंजाइम का नाम लिखा हुआ है ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये यूज़ होती है हमारी। ठीक है। तो पायरुविक एसिड से वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी लैक्टिक एसिड के अंदर, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होती है वो होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों ही केसेस में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो पायरुविक एसिड को रिड्यूस करने के लिए इथेनॉल और CO2 में या फिर ऊपर लैक्टिक एसिड में दोनों जगह एक NADH का एनर्जी मॉलिक्यूल लगता है, यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट हो रही है, बन तो कुछ रहा नहीं है। तो जब कुछ नहीं बन रहा है और एनर्जी वेस्ट हो रही है तो जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ें होती हैं वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग की तरह या फिर हायर ऑर्गेनिज्म की तरह, क्योंकि उनके अंदर उतना एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड कभी कभी आपने देखा होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो क्रैम्प्स होते हैं हमारे, जब हम सडनली कोई एक्सरसाइज या भागते हैं तो हमारे क्रैम्प्स या दर्द होता है पैरों में, तो ये क्रैम्प्स भी अकर होते हैं जब लैक्टिक एसिड्स बन जाता है हमारी मसल के अंदर। तो जब मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है तब भी हमारे क्रैम्प्स होते हैं जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की वजह से ही होता है। ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ तो आप इसको 2x पे करके देख लीजिए, अगर आपको बहुत थोड़ा स्लो लगा। नहीं तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसको लाइक भी किया है तो अब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली जो क्रैप साइकिल की वीडियो है वो अब तक पहुँच जाए, और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।